हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्यूपिल टीचर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले जेपीटी टेट का साइकोलॉजी सेक्शन का क्वेश्चन पेपर, जो कि आपका 2017 का होने वाला है। इसके बाद आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स की वीडियो इसी चैनल पे मिल जाएगी। तो अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, वैदिक काल में बालक कहाँ पढ़ते थे। ध्यान में रखना, वैदिक काल में जो शिक्षा दी जाती थी वो गुरुकुलों में दी जाती थी। यानी कि वैदिक काल के समय जो बालक है वो गुरुकुल में पढ़ते थे। और साथ ही साथ इस टॉपिक को हम यहाँ पे एक और डिस्कस करेंगे, वो है आपका मेथड्स ऑफ टीचिंग। क्योंकि जितने भी हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे उनके साथ जितने भी टॉपिक्स लगते हैं उन सभी को साथ साथ में हम डिस्कस करते रहेंगे। तो मेथड्स ऑफ टीचिंग में आपके पास कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो कि आपके सबसे ओल्डेस्ट मेथड है, यानी कि जिनका प्रयोग गुरुकुल काल से किया जाता है। जब शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी तब से प्रयोग किया जाता है। पहला आपका रहता है लेक्चर मेथड, यानी कि व्याख्या विधि। जो लेक्चर मेथड है उसके जनक है आपके पास प्लूटो। अगर कभी भी पूछा जाता है कि व्याख्या विधि के जनक कौन है तो प्लूटो है। और लेक्चर मेथड का प्रयोग आपके पास सबसे पुराने समय से किया जाता है, यानी कि वैदिक काल से, जब शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी। इसीलिए कभी भी आपसे ओल्डेस्ट या फिर ट्रेडिशनल मेथड पूछा जाता है, सबसे पुरानी विधि टीचिंग की, तो वो आपके पास रहती है लेक्चर मेथड, जो कि टीचर सेंटर्ड मेथड है आपका। यहाँ पे जो टीचर्स है उनको मेन रोल प्ले किया जाता है, टीचर सेंटर्ड विधि रहती है। दूसरा जो मेथड है और आपके पास, वो है आपके पास क्वेश्चन आंसर्स मेथड, यानी कि प्रश्न उत्तर विधि। प्रश्न उत्तर जो विधि है इसका प्रयोग भी आपके पास गुरुकुल काल से किया जाता है। साथ ही साथ जो इसके जनक है वो आपके पास सुकरात। जो क्वेश्चन आंसर्स मेथड है इसके जो जनक है वो सुकरात है। ये भी आपकी सबसे ओल्डेस्ट टीचिंग मेथड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बुद्धि लब्धि की सामान्य सीमा क्या है। देखो, आईक्यू के बारे में कभी पूछा जाए तो आईक्यू की जो सामान्य सीमा है वो आपके पास 90 से 110 के बीच आती है। क्योंकि जो सामान्य बच्चे रहते हैं उनका आईक्यू लेवल की अगर बात की जाएगी वो 90 से लेकर 100 के बीच के रहते हैं। और इसके बाद आपके पास गिफ्टेड स्टूडेंट, जो प्रतिभाशाली बच्चे रहते हैं या फिर क्रिएटिव चिल्ड्रंस रहते हैं, उनका आईक्यू लेवल रहता है आपके पास 110 से अबव होता है अक्सर लिखा हुआ, या फिर आपके पास जैसे यहाँ 130 से ऊपर इस टाइप से लिखा होता है। यानी कि 110 के बाद जो आईक्यू रहता है वो आपके पास यहाँ पे गिफ्टेड स्टूडेंट्स का रहता है। जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं, सामान्य बालक होते हैं, इसकी जो सीमा होती है वो 90 से लेकर 110 के बीच होती है। और जो आपके पास मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रंस होते हैं, मानसिक रूप से जो विकारी चिल्ड्रन होते हैं, उनका जो आईक्यू लेवल रहता है वो आपके पास 90 से कम रहता है। इस बात को ध्यान में रखना, अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। जो आपके पास सामान्य, उनका 90 से लेकर 110 या फिर कई बार 120 भी होता है लिखा, 90 से लेकर 120। और 110 या 120 से ऊपर जो रहता है वो आपके पास गिफ्टेड स्टूडेंट्स, और बिलो आपके पास 90 रहता है मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रंस। तो ये बात ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। देखो, जो स्पेशल नीडेड चिल्ड्रंस होते हैं, जिनको कि आपके पास कई बार एबनॉर्मल स्टूडेंट्स भी कहा होता है, तो इनको जो शिक्षा दी जानी चाहिए वो कहाँ देनी चाहिए, ये बात पूछी गई है। ऑप्शन ए आपके पास बोल रहे सामान्य बच्चों के साथ। देखो, आज की डेट में ये बात की गई है, आपके पास चाहे एनसीएफ की बात करो, चाहे आप यहाँ पे राइट टू एजुकेशन एक्ट्स की बात करो, उन सब में इंक्लूसिव एजुकेशन को सबसे मेन इंपॉर्टेंस दी गई है, जो आपकी समावेशी शिक्षा है। तो ध्यान देना, चाहे आपके पास एबनॉर्मल स्टूडेंट्स या फिर जो स्पेशल नीडेड चिल्ड्रंस है, या फिर नॉर्मल चिल्ड्रंस हो, या फिर गिफ्टेड चिल्ड्रंस हो, इन सब को हमेशा जो एजुकेशन दी जाएगी वो आपके पास इंक्लूसिव एजुकेशन दी जाएगी, समावेशी शिक्षा, यानी कि एक साथ। बेशक आपके पास विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग अलग प्रकार के स्कूल्स खोले गए हैं, बट कभी भी पूछा जाता है तो इन सभी को जो शिक्षा प्रदान की जाएगी वो सामान्य बच्चों के साथ में दी जाएगी। इसका मेन मोटिव ये है, एक तो इनके बीच कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, बच्चों में भेदभाव भी ना होगा, और इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और दूसरी बात यहाँ पे अगर हम ऑप्शन बी की बात करें, विशेष शिक्षण विधियों द्वारा,
ये भी एक तरीके से है, ठीक है, बट इसके द्वारा जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे थोड़ा ये फील होगा कि हमारे को यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। इसलिए इन बच्चों को हमेशा सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा देने की बात की जाएगी, वो आपका सही आंसर रहेगा। या फिर आपके पास इंक्लूसिव एजुकेशन लिखा होगा, समावेशी शिक्षा। देखो, जो आपके पास एक्सक्लूसिव एजुकेशन है उसका कभी भी आंसर सही नहीं रहता है, क्योंकि एक्सक्लूसिव एजुकेशन के अंडर हमने कभी भी बच्चों को शिक्षा नहीं देनी है। साथ ही साथ सेपरेट आपके पास आता है कई बार कि सेपरेट अलग से, वो भी नहीं, क्योंकि सब बच्चे एक समान हैं। नेक्स्ट आपके पास इंद्रिय ज्ञान का प्रवेश द्वार है, किसने कहा है? जो आपके सेंसेस होती है, जो इंद्रिय होती है, उसको ना ज्ञान का प्रवेश द्वार कहा गया है, जिसके द्वारा बच्चा हर एक चीज़ को ग्रहण करता है। अक्सर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मानना यही रहता है कि जो बच्चा होता है वो बालपन में इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को अर्जित करता है। तो ये आपके पास यहाँ कहा गया था रूसो के द्वारा, जो बच्चा है वो ज्ञान को ना इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करता है, यानी कि इंद्रिय ज्ञान का प्रवेश द्वार है, जहाँ से बच्चा छोटी छोटी नॉलेज को बचपन में ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास संलग्नता एक शर्त है। तो संलग्नता जो शर्त है वो आपके अधिगम की है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है आपके पास, बालक के समाजीकरण में पाठशाला का स्थान होता है। देखो, समाजीकरण से अक्सर आपके पास टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो सोशलाइजेशन जो आपके पास प्रक्रिया है, इसको दो अलग भागों में बांटा गया है। एक है आपके पास प्राइमरी एजेंसी और दूसरा आपके पास रहता है सेकेंडरी एजेंसी। प्राइमरी एजेंसी के अंदर आपके पास घर वाले जो परिवार है, माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, ये आपके प्राइमरी एजेंसी के अंदर आते हैं। और बच्चा जैसे ही घर से बाहर कदम रख ले, ठीक है, घर के बाहर जैसे ही बच्चा एनवायरनमेंट में जाए, स्कूल्स में जाए, वर्किंग प्लेस में जाए, ये सब की सब चीज़ आपके पास सेकेंडरी एजेंसी के अंदर आ जाती है। तो सबसे पहले जो कहा गया है ना, वो परिवार को दिया गया है यहाँ पे पहला स्टेप। परिवार के बाद आपके पास पाठशाला आती है। तो पाठशाला जो आपके पास यहाँ पे स्थान रहता है वो परिवार के बाद का रहता है, और पाठशाला के बाद का जो स्थान रहता है वो समाज का रहता है, और समाज के बाद जो स्थान रहता है वो समूह का रहता है, कम्युनिटी का। तो सबसे पहला जो समाजीकरण में स्थान रहता है वो आपका फैमिली का रहता है। फैमिली मेम्बर्स है, माता पिता हो सकता है लिखा हुआ, कई बार आपके पास भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, दादा दादी, जो आपके फैमिली के अंदर है, वो प्राइमरी एजेंसी और सबसे पहला स्तर रहता है उनका। दूसरे स्तर में जहाँ पे बच्चा कहीं पे कार्य सीखने को जाए, वो चाहे आपका वर्किंग प्लेस हो, चाहे वो आपका स्कूल हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, उसको हमेशा सेकंड स्थान दिया गया है समाजीकरण में। और पाठशाला के बाद समाज को और समाज के बाद समूह को रहता है, अगर कभी आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 आपके पास, बच्चे शरीर, चरित्र, मूल्य, विचार, व्यवहार, कौशल इत्यादि में क्यों भिन्न होते हैं? अब देखो, इसका मेन कारण एक तो रहता है इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नता, जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से विभिन्न है। आप एक ट्विंस की बात कर लो, उनमें भी इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। पर यहाँ पे देखो, पोषण के कारण बिल्कुल नहीं, पोषण के कारण ऐसा नहीं होता मेनली, कुपोषण के कारण भी मेनली ऐसा नहीं होता है। मेन कारण रहता है आनुवांशिकता व परिवेश के कारण। एनवायरनमेंट और हेरिडिटी सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जिसके कारण हर एक व्यक्ति हर एक प्रकार से भिन्न है। चाहे शरीर के रूप में देखो, फिजिक के रूप में, हर एक व्यक्ति हर एक से विभिन्न है। तो इसका मुख्य कारक या तो इंडिविजुअल डिफरेंस, और इंडिविजुअल डिफरेंस का भी मुख्य कारक हो तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, पर्यावरण व आनुवांशिकता। अब चरित्र जो करैक्टर रहता है वो भी सबसे अलग होता है हर एक का, तो इसका भी कारक रहता है आनुवांशिकता और पर्यावरण। आपके पास हेरिडिटी, एनवायरनमेंट है, वैल्यूज़ हो गई, थॉट्स हो गए, बिहेवियर हो गया, स्किल्स हो गए, सारी चीज़ों का जो सबसे मेन कारक रहता है वो आपके पास हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। कभी भी कहीं भी पूछा जाता है आपसे
कि बच्चे की पर्सनैलिटी अलग क्यों है, बच्चे की इंटेलिजेंस को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, बच्चे को इंटरेस्ट अलग क्यों है, एटीट्यूड उनका अलग क्यों है, उनकी लर्निंग स्किल्स अलग क्यों हैं। इस तरह से कभी भी पूछा जाता है तो सबसे पहला कारक हमेशा आपके पास हेरिडिटी और आपके पास एनवायरनमेंट रहता है। उसके बाद अलग कारक हो सकते हैं आपके पास अलग अलग वे में। अगर बच्चा गिफ्टेड है उसके पीछे का कारण भी यही है, अगर बच्चा नॉर्मल है उसके पीछे का कारक भी यही है, और अगर बच्चा मेंटली रिटार्डेड है तो उसके पीछे का मेन कारक भी आपका यही है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 था आपके पास, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो प्रयत्न एवं जो त्रुटि का सिद्धांत है ये दिया गया है आपके पास थॉर्नडाइक के द्वारा, यानी कि प्रयत्न एवं त्रुटि के सिद्धांत के जो जनक है, प्रतिपादक है, प्रपाउंडर है, वो आपके पास थॉर्नडाइक है। देखो जो प्रपाउंडर रहते हैं, जनक रहते हैं, इन टॉपिक्स को आप लिखा करो क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस आते हैं और कई बार अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि मेनली अक्सर कई पढ़े भी नहीं होते हैं, तो ये आपको हेल्प करेगा आपके टैट की प्रेपरेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 आपके पास, विद्यालय द्वारा बालक को प्रदान की गई शिक्षा। देखो जो हमारे को स्कूल से शिक्षा प्रदान की जाती है, विद्यालय या पाठशाला के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है, वो आपके पास औपचारिक शिक्षा होती है, यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन जो ए है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है आपके पास, ये थोड़ा पैडागॉजी टाइप क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर आपके पास कमीशंस में पूछे जाते हैं या फिर सी टैट में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपके पास, एक छात्र अपनी निजी समस्या को लेकर आपके निवास पर आपसे मिलने की अनुमति चाहता है, आपका जवाब क्या होगा। देखो एज अ टीचर आपको कभी भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए तो आपका बिहेवियर हमेशा वहाँ पे पॉजिटिव रहना चाहिए, आपका एटीट्यूड बच्चे के प्रति हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। पहला देखो समय ना देना, ये तो बिल्कुल गलत बात है। एक टीचर होने के नाते चाहे आपके पास कितनी समस्या है, पर सबसे पहला कर्तव्य एक टीचर का रहेगा कि बच्चे की समस्या का समाधान करना। ऑप्शन बी है तुरंत समय देना, जो कि बिल्कुल सही है। बच्चे की अगर समस्या है तो उसको तुरंत समय दो। बच्चा अगर आपके घर तक आ रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो छात्र की उपेक्षा करना, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान में रखना पैडागॉजी टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ आपने देखनी है। सबसे पहले कई बार पूछा जाता है कि ना बच्चे क्लास में बहुत एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, छोटे बच्चे बहुत एक्टिविटीज़ करते हैं, तो वहाँ पे टीचर का व्यवहार कैसा होगा। तो एक बात रखना हमेशा, टीचर का व्यवहार या तो पॉजिटिव होना चाहिए या तो इम्पार्शियल होना चाहिए। टीचर कभी भी पार्शियलिटी ना करे, ये बात ध्यान में रखना, इम्पार्शियल। तीसरी बात याद रखना, डेमोक्रेटिक। एक टीचर का बिहेवियर किसी भी गेम्स के प्रति या फिर इवेलुएट जब किया जाता है, बच्चों की इवेलुएशन होती है, तो वहाँ पे टीचर का जो बिहेवियर होना चाहिए या तो वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए या तो इम्पार्शियल होना चाहिए। और अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि बच्चों को टीचर्स का कौन सा बिहेवियर सबसे बेस्ट लगता है। तो आप सभी को भी पता है बच्चों को जो टीचर्स का बिहेवियर सबसे बेस्ट लगेगा, पहली बात तो इम्पार्शियल वाला बिहेवियर। जब बच्चा अपनी जी जान से कोई कार्य कर रहा है और टीचर वहाँ पे पार्शियलिटी करे तो बच्चे को बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। तो ध्यान में रखना, मेन बात है ये आपसे कभी पूछा जाए कि आप एक अध्यापक हो तो आपका व्यवहार कैसा हो, क्या क्या चीज़ें पूछी जाए, तो पॉजिटिव, इम्पार्शियल और डेमोक्रेटिक, इन तीन चीज़ को ध्यान में रखना। अक्सर ये क्वेश्चंस आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, मनोविज्ञान किसका विज्ञान है। तो मनोविज्ञान आपके पास मानव व्यवहार का विज्ञान माना गया है, यानी कि साइंस ऑफ बिहेवियर। यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। और कुछ यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं उनको भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ध्यान देना, जो मनोविज्ञान की परिभाषा है ना उसको 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आपके पास जो मनोविज्ञान की परिभाषा घोषित की गई थी वो थी आपके पास आत्मा का विज्ञान, यानी कि साइंस ऑफ सोल,
ठीक है। आपसे क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि सबसे पहले मनोविज्ञान को क्या माना गया था, ठीक है, या किसका विज्ञान माना गया था सबसे पहले। तो सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया था, यानी कि साइंस ऑफ सोल। नेक्स्ट है सेकंड डेफिनेशन, या फिर दूसरी बार मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना गया था। तो सेकंड टाइम जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, उसको माना गया था साइंस ऑफ माइंड, यानी कि मन का विज्ञान। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि मनोविज्ञान की दूसरी परिभाषा क्या थी, या दूसरी बार मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना गया था। तो माइंड का, यानी कि मानव के मन का विज्ञान माना गया था। नेक्स्ट थर्ड जो डेफिनेशन आई थी, तीसरी परिभाषा, यानी कि तीसरी बार मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना गया था। तो साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि चेतना का विज्ञान। तीसरी बार मनोविज्ञान को माना गया था साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि चेतना का विज्ञान। और आखिरी बार फोर्थ टाइम, या फिर वर्तमान में, या फिर सिंपली पूछते जैसे यहाँ पूछा है मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, तो आपका आंसर हमेशा मानव व्यवहार का, यानी कि बिहेवियर का, क्योंकि अब इसकी डेफिनेशन यही मानी जाती है कि साइकोलॉजी व्यवहार का ही विज्ञान है। तो इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान में रखना। या तो पूछ सकते हैं आपसे कि मनोविज्ञान की परिभाषा को कितने भागों में बांटा गया, तो 4 भागों में। सबसे पहले आपके पास साइंस ऑफ सोल, यानी कि आपके पास आत्मा का विज्ञान। नेक्स्ट है आपके पास साइंस ऑफ माइंड, यानी कि मन का विज्ञान था। तीसरी बार इसको साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस माना गया था, यानी कि चेतना का विज्ञान। और लास्ट जो कि अब वर्तमान में भी चल रहा है आपके पास, और फोर्थ टाइम माना गया है, या फिर लास्ट टाइम माना गया है, वो है आपके पास साइंस ऑफ बिहेवियर, यानी कि मानव व्यवहार का विज्ञान। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास, एस हॉलिंगवर्थ नियमन में से किस कार्य से संबंधित है। तो एस हॉलिंगवर्थ नियमन में से आपके पास प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं इससे आपके पास संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 था आपके पास, मनोविज्ञान की सबसे पुरानी पद्धति है, यानी कि जो आपके पास साइकोलॉजी है इसका सबसे ओल्डेस्ट मेथड आखिर कौन सा है। तो आत्मनिरीक्षण, यानी कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड। आपके पास सबसे ओल्डेस्ट और सबसे ट्रेडिशनल मेथड जो साइकोलॉजी का है, एजुकेशनल साइकोलॉजी का, वो आपके पास माना जाता है आत्मनिरीक्षण, यानी कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड। और अक्सर यहाँ से जो और क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। कई बार इंट्रोस्पेक्शन का अर्थ पूछा जाता है, जिसका अर्थ रहता है सेल्फ ऑब्जर्वेशन। इंट्रोस्पेक्शन का जो अर्थ रहता है आपके पास सेल्फ ऑब्जर्वेशन, और आपके पास जो इंट्रोस्पेक्शन वर्ड है वो 2 शब्द के कॉम्बिनेशन से बना है, इंट्रो और स्पेक्शन। कई बार अगर पूछा जाए इंट्रो का अर्थ, तो इंट्रो का अर्थ होता है विद इन, और स्पेक्शन का अर्थ होता है लुकिंग। यानी कि इंट्रो का अर्थ जो विद इन है हिंदी में बोला जाएगा अंदर, और लुकिंग जो स्पेक्शन का अर्थ है लुकिंग, उसको हिंदी में बोला जाएगा देखना। तो इंट्रोस्पेक्शन में इंट्रो और स्पेक्शन इसका अर्थ पूछा जाता है। नेक्स्ट मेथड जो आपके पास है इंट्रोस्पेक्शन, ये सबसे बेस्ट मेथड रहता है अपने बारे में जानने के लिए। कभी भी पूछा जाता है निम्न में से कौन सी विधि है जो कि मनुष्य को, किसी भी पर्सन को हेल्प करती है अपने बारे में जानने के लिए, अपने इमोशंस के बारे में जानने के लिए, अपनी फीलिंग्स को जानने के लिए, अपने एटीट्यूड, अपने एप्टीट्यूड को जानने के लिए। तो वो आपके पास केवल और केवल इंट्रोस्पेक्शन मेथड है, आत्मनिरीक्षण विधि, जिसके द्वारा एक पर्सन अपने बारे में जान सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 था आपके पास है, हार्वर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि का सुझाव दिया था। तो हार्वर्ड गार्डनर ने इंटेलिजेंस के 8 टाइप्स बताए हुए हैं, और इन 8 टाइप्स के द्वारा जो इंसान है वो चीज़ों को डिफाइन या फिर ग्रहण करता है, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रहते हैं आपके पास 8 के 8 प्रकार। अगर आप उससे रिलेटेड वीडियोस नहीं देखी है आपने, तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हो, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इंटेलिजेंस की थ्योरी आप देखना वहाँ पे। अगर आपने इससे पहले कोई भी वीडियोस नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देखो, प्लेलिस्ट में आपको हर प्रकार के वीडियोस मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है आपके पास, मानसिक स्वास्थ्य शब्द किसने दिया है। तो मानसिक स्वास्थ्य जो शब्द है वो आपके पास विलियम स्वीटर ने दिया है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी जो नेक्स्ट 15 क्वेश्चन बच गए हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी चैनल पे अब आपको लास्ट प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर्स करवाए जाएंगे और वो आपको बहुत हेल्प करेगी आपके टैट के एग्ज़ाम में, क्योंकि अक्सर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि रिपीटेड रहते हैं। और आप जैसे ही अभी क्वेश्चंस पेपर देखोगे लास्ट प्रीवियस ईयर के, तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन ये है कि जो आपके रिपीटेड रहे हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के